नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले कुछ जो नियम कानून होते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, पहले हम लोग थोड़ी सी उनकी चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग जो हमारे काउंटिंग के नियम हैं, जो हमारे पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन में या डिफरेंट टाइप के जो पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं उनको हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे उनका कॉम्बिनेशन निकालते हैं, कैसे उनका परमुटेशन निकालते हैं जो हमारी प्रोबेबिलिटी में यूज होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक, ये L1 क्लासेस प्रयागराज। अगर आप सर्च करेंगे तो इस लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा जिस पे जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे। जो हम लोग ये कंसेप्ट ऑफ इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग दूसरा जो हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, इसकी डिफिनीशन जो क्लासिकल या फिर जो हमारे पास एक्सियोमेटिक जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं या जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी होती है, उन सब की डिफिनीशन देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा परमुटेशन देखेंगे। और जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक ब्रीफ जानकारी हम लोग लेंगे जितना हमारे यहाँ पे यूज होने वाला है। बाकी हम लोग जो हाई स्कूल इंटर में या फिर जो जो इंटरमीडिएट होता है उसमें अलजेब्रा में जो पढ़ाया जाता है उतना डिटेल में तो नहीं, जो प्रोबेबिलिटी में नियम कानून हमारे पास यूज होने वाले हैं उनको हम यहाँ पे ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो एक सबसे पहले यहीं पर हम लिखेंगे कि रूल ऑफ काउंटिंग। रूल ऑफ काउंटिंग, जैसे अभी पिछली क्लास में हम लोग बताएं कि एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया गया था कि अगर हमारे पास एक डाइस को 2 बार उछाला जा रहा है, 2 बार थ्रो किया जा रहा है किसी डाइस को, तो उस केस में जो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स हैं इन सैम्पल स्पेस वो 6 × 6 मतलब 6 की पावर 2 मतलब 36 यूनिट्स हमारे पास आई। इसी तरीके से अगर एक क्वाइन को हम 2 बार टॉस करते हैं तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स आते हैं। फिर उसी तरीके से अगर हम एक डाइस और एक क्वाइन को अगर टॉस करते हैं तो वहाँ पे 12 एलिमेंट हमारे पास, 12 एलिमेंट या 12 यूनिट्स हमारे पास सैम्पल स्पेस में आ रहे थे। अब हमें ये देखना है ये डिसाइड कैसे होगा कि जो हमारे पास यूनिट्स हैं सैंपल में, जो यूनिट्स हमारे पास आती हैं वो कितनी होती हैं, कितनी संख्या में होती हैं। ध्यान में रखिएगा उनकी काउंटिंग में अगर एक भी मिस्टेक हुई तो प्रोबेबिलिटी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सैंपल स्पेस ही प्रोबेबिलिटी होती है। एक भी पॉइंट छूटने का मतलब है प्रोबेबिलिटी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो नियम कानून हम लोग पढ़ेंगे यही है हमारा कि अगर हमारे पास कोई घटना n टाइम्स रिपीट होती है या n1 टाइम्स रिपीट होती है, ठीक है, और उसके बाद एक दूसरी घटना n2 टाइम्स रिपीट होती है फॉर ईच n1, तो उस केस में जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे वो n1 × n2 होंगे हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए कि if an experiment is repeated n1 times and for each n1 another experiment is conducted। ठीक है, for each n1 another experiment is conducted, then total number of sample units is क्या हो जाएगा n1 × n2, ये n1 × n2 के बराबर होगा।
ठीक है। अब इसके बाद अगर यही चीज़ हमारे पास रिपीट कर दिया k टाइम्स n1, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो हम यहाँ पे एग्जांपल बताना चाह रहे हैं, जैसे हमारे पास अगर एक डाइस को हमने टॉस किया तो वहाँ पर जो हमारे पास नंबर शो करेगा 1 to 6 शो करेगा, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर ये कह रहा कि हर एक डाइस जब हम दूसरी बार डाइस को उछालेंगे तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो हर एक 1 2 3 4 5 6 अप टू जो पहली डाइस के नंबर हैं वो हर एक डाइस के लिए बनेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि हर एक n1 के लिए जो हमारे पास पहली बार एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जा रहा है उसी के जस्ट बाद एक एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जाता है पहली घटना के लिए। तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n1 इंटू n2 हो जाएंगे। अब अगर यही एक्सपेरिमेंट रिपीट हो जाए k टाइम्स n1 n2 n3 अप टू nk, तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएगा, n1 इंटू n2 इंटू n3 इंटू nk। तो ये चीज़ हम आगे लिख रहे हैं यहाँ पे कि इफ़ द एक्सपेरिमेंट, ये दूसरा पॉइंट होगा, इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड k टाइम्स देन टोटल नंबर ऑफ units in the sample space is n1 into n2 into nk। ठीक है, n1 इंटू n2 इंटू अप टू nk तक। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आएगी। अब इसके बाद इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या होगा कि इफ a dice is tossed 2 times then total number of units total number of units in the sample space is 6 इंटू 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे इसका रूल ऑफ काउंटिंग का नियम कानून हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है परमुटेशन की। इसके साथ हम लोग अब आते हैं परमुटेशन में। तो परमुटेशन देखिए क्या होता है। परमुटेशन, ठीक है, परमुटेशन, इसी को हिंदी में क्रमचय कहा जाता है। क्रम से चयन, क्रमचय मतलब क्रम से चयन होता है। अब इस केस में एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि स्टैटिस्टिक्स के ज़्यादातर वर्ड कोशिश करिएगा कि इंग्लिश में ही आपको सीखने को मिले, क्योंकि हिंदी में इनके कभी कभी अर्थ निकाले जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा। जैसे फ्रीक्वेंसी, ओजाइव कर्व, या फिर मीन मीडियन मोड, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन मोड, इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें होंगी तो हिंदी में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, माना कि हमारी मातृभाषा है, सम्मान करते हैं उसका, लेकिन हमें ये क्या करना है कि इंग्लिश में पढ़ेंगे तो थोड़ा सी ये चीज़ें क्या है कि आसानी से समझ में आएंगी, और जब हायर स्टडीज़ में आप लोग जाएंगे ना तो वहाँ पर ये बड़ा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रमचय में क्या करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यही लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एन अरेंजमेंट ऑफ n objects, an arrangement of n objects in a given order is known as permutation। ठीक है, इज नोन एज परमुटेशन।
यहाँ पर एक चीज़ विशेष इंपॉर्टेंस की है, ऑर्डर। जब ऑर्डरिंग यही हम ख़त्म कर देते हैं, जब हम सेम तरीका रहता है, ऑर्डरिंग ख़त्म कर देते हैं तो ये कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 2 और 2 1 एक चीज़ नहीं होगी, यहाँ पे उसको अलग अलग सो माना जाएगा कि 1 2 और 2 1 अलग अलग हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में 1 2 और 2 1 एक ही चीज़ मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास परमुटेशन में हम लोग आएंगे। तो अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि इसके अगर हमारे पास जो परमुटेशन में नियम होते हैं, तो पहला इसमें हम लिख रहे हैं कि अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, अगर हमारे पास स्मॉल n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, तो उनको अगर हमें एक सीक्वेंस में अरेंज करना हो तो फैक्टोरियल n तरीके से हम उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे इफ़ वी हैव स्मॉल n ऑब्जेक्ट्स then they are arranged in factorial n, या इसी को ऐसे भी लिखते हैं r n फैक्टोरियल ऐसे। ठीक है, वेज मतलब क्या कि जैसे 5 बच्चे हैं, आपको 5 बच्चे हैं और 5 नंबर लिखा हुआ है, कहा जाए कि इन 5 बच्चों को हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 5 आएगा वहाँ पे। ठीक है, फैक्टोरियल 5 तरीके से हम उनको अरेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, एग्जांपल कि 5 चिल्ड्रंस, ध्यान में रखिएगा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि वी हैव n ऑब्जेक्ट्स, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे लिखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करिए, यहाँ पे डिस्टिंक्ट, क्योंकि इसमें लैंग्वेज चेंज होते ही इसके नियम कानून चेंज हो जाते हैं। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट देन दे आर अरेंज्ड इन फैक्टोरियल n वेज। तो अब यहाँ पे जो बच्चे हैं ये डिस्टिंक्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि 2 बच्चों के बीच में कुछ कॉमन होता है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास है 5 चिल्ड्रेन को हम किस तरीके से अरेंज करेंगे, या फैक्टोरियल 5 तरीके से कैसे अरेंज करते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 5 चिल्ड्रंस कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 5 वेज ऑफ ए सीटिंग प्लान। ठीक है, सीटिंग प्लान का जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पहला है, यहाँ दूसरा है, यहाँ तीसरा है, यहाँ चौथा है, यहाँ 5वां स्टूडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जब पहले स्थान पे हम जाएंगे तो पहले स्थान के लिए हमारे पास 5 कैंडिडेट रहेंगे। ठीक है, 5 में से किसी को हम बैठा सकते हैं। दूसरे स्थान पे अब तो एक का स्थान फिक्स हो गया, दूसरे स्थान पे जाएंगे तो यहाँ पर 4 स्टूडेंट बचेंगे। यहाँ अब 2 फिक्स हो गए, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ 3 स्टूडेंट बचेंगे, यहाँ 2 और यहाँ 1 बचेगा। तो इसी को यहाँ पर हम लिखते हैं फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हो जाएगा 5 चौको 20, 3 60 दूना 120। ठीक है, तो 5 बच्चों को अगर हमें क्रम से किसी क्रम में लगाना हो, अलग अलग क्रम में लगाना हो, तो वहाँ पर इसको 120 प्रकार से हम लोग बैठा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा इतना कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब दूसरे पे हम आते हैं। दूसरा हमारे पास जो नियम कानून है, अब यहाँ पे हमारे पास जो पहले अभी हम लोग देख रहे थे, ये हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे और सिंगल हमें यहाँ पे बैठाना था, सिंगल बच्चों को। अब अगर हमारे पास मान लीजिए कि एक कंडीशन ये होती है कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं और उसमें 2-2 लोगों का ग्रुप बनाना है, तो उस तरीके से देखेंगे तो हमारे पास कितने ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो उसमें ग्रुप में ध्यान में रखिएगा, क्रम का ध्यान रखा जाता है कि पहला बच्चा एक जगह आ गया तो दूसरा उसके साथ कौन सा रहेगा, तीसरा रहेगा कौन सा रहेगा, चौथा रहेगा, 5वां किस तरीके से रहेगा, तो कितने ग्रुप बन सकते हैं। तो
तो इस तरीके की जब हमारे पास समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं के लिए देखिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे कि इफ वी हैव n ऑब्जेक्ट्स and we select r small r objects, then total number of selections, या इसी को सैंपल पॉइंट भी बोलेंगे, सैंपल पॉइंट्स इज, ये हो जाएगा NPR, ऐसे इसको हम डिनोट करेंगे। और ये डिफाइन कैसे होता है, इसको हम लिखेंगे NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये इतने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतना उम्मीद है हमें कि सबको समझ में आ रहा होगा। तो हाँ, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कि अब हमारे पास जो, मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें 10 लोग हैं और उसमें से दो लोगों की टीम बनानी है। तो यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फॉर 10 पीपल्स for 10 peoples find the number of टीम्स, या टीम का ग्रुप लिखिए, नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर्म्ड बाय 2 पीपल्स। ठीक है, तो इसका सलूशन देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या हो जाएगा 10p2, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपान 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको हल करेंगे तो ये 10 फैक्टोरियल अपान 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपान 8 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा 90। ठीक है, ये 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा कि हमारे पास, ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे परमुटेशन का हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे हमें क्रम का ध्यान देना है। यही सेम क्वेश्चन अगर आ जाता है कॉम्बिनेशन में तो वहाँ पे इसको 10C2 लिखेंगे। ठीक है, या एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल देखिए तो थोड़ा सा शायद समझ में आया आपको। और कि मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल अच्छा सा दिया है, ये आगरा यूनिवर्सिटी की किताब है, इसमें यही क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। ये इसमें कह रहा है कि अगर आपके पास सॉरी, तो अगर ये इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि अगर आपके पास 2 अवार्ड हैं, तो यहाँ पे लिख रहा है क्वेश्चन, हम लिख दे रहे हैं 2 awards each for best performance in theory and practical examination of statistics are to be given
are to be given to a class of 25 students, ठीक है, 25 स्टूडेंट। इफ ईच कैन रिसीव एट मोस्ट वन अवार्ड, इफ ईच कैन रिसीव एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, एट मोस्ट वन अवार्ड, हाउ मेनी पॉसिबल सिलेक्शंस आर देयर। तो यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी सिलेक्शंस आर देयर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास यही पूछा है। तो यहाँ पर अब देखिए कुछ करना नहीं है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है कि यहाँ पर 25 स्टूडेंट हैं, एक क्लास है जिसमें 25 स्टूडेंट हैं और 2 अवार्ड हमें देना है बेस्ट परफॉर्मर का। जो स्टैटिक्स के प्रैक्टिकल यहाँ पे लिखा है ना कि 2 अवार्ड्स ईच फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन थियरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर टू बी गिवन। मतलब जो बेस्ट परफॉर्मेंस थियरी या प्रैक्टिकल में होता है स्टैटिक्स के, उसमें हमारे पास 25 स्टूडेंट हैं, उसमें से 2 अवार्ड हमें देना है और उसमें से यहाँ पे एक कंडीशन ये दे दी गई है कि यहाँ पर एक स्टूडेंट को एक ही अवार्ड दिया जा सकता है। मतलब जो थियरी में टॉप किया है प्रैक्टिकल में भी अगर टॉप किया है तो उसको अवार्ड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर 2 अवार्ड देने हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जब ये चीज़ें बोल दें, क्रम का ध्यान रखा जाए। क्रम का ध्यान कैसे रखा जा रहा है कि एक स्टूडेंट को अगर अवार्ड मिल गया है तो दूसरे को, उस स्टूडेंट को दूसरा अवार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या कि पहले स्टूडेंट को वहाँ पे बाईपास कर दिया गया, हटा दिया गया। तो इस केस में हमारे पास परमुटेशन के नियम कानून अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस इज इक्वल टू 25p2। ये हो जाएगा 25 फैक्टोरियल अपॉन 25 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा 23, ये 25 इंटू 24 इंटू 23 अपॉन 23 फैक्टोरियल। इसको हल करेंगे तो 25 को 100 और 10 हासिल, 25 दूना 50, 10 60, 600 इसके प्रकार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 25 स्टूडेंट में, 2-2 का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाना चाहें तो 600 टाइप के जो हमारे पास ग्रुप बनेंगे या हमारे पास टीम बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कॉम्बिनेशन। ये इतना नियम कानून ध्यान में रखिएगा, इसके और भी नियम कानून होते हैं, लेकिन जो हमें यहाँ पे एक नियम कानून चाहिए होगा जो हमें मतलब कॉम्बिनेशन परमुटेशन का यूज जो प्रोबेबिलिटी में होने वाला है हम उतना ही देख रहे हैं। तो एक यहाँ पे नियम कानून होता है सर्कुलर का परमुटेशन का, सर्कुलर परमुटेशन। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास परमुटेशन में इसमें एक ग्रुप ऐसे फॉर्म कर देते हैं कि यहाँ पे हम सर्कुलर तरीके से घूमेंगे, ठीक है। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो लाइन में था। एक लाइन में अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो किस तरीके से हमारा ग्रुप बनेगा, या जो भी हमारे पास संबंधित एग्ज़ाम है, परीक्षा का है, जो भी है, जिस भी टाइप का अवार्ड है वो हमें किस तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर परमुटेशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास n यूनिट्स हैं, कैपिटल या स्मॉल n यूनिट्स हैं हमारे पास पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन की साइज अगर स्मॉल n है, उसमें कहा जाए कि n1 हमारी एक टाइप की हैं, n2 दूसरे टाइप की हैं, n3 तीसरे टाइप की हैं, तो उसमें टोटल कॉम्बिनेशन या टोटल परमुटेशन या कितने सिलेक्शंस बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इफ़ वी हैव n objects out of which
out of which n1 are of one type, n2 are of second type, ठीक है, and n के are of kth टाइप, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास यूनिट्स दी गई हैं कि हमारे पास जो यूनिट्स हैं n1 n2 nk, ध्यान में रखिएगा कि ये जो टोटल जोड़ होगा n1 n2 nk का, ये n के बराबर आएगा। ये जो n यहाँ पे लिखा गया है इसके अगर बराबर होगा तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे टोटल कॉम्बिनेशन टोटल सिलेक्शन क्या बनेगा, देन टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस इज, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल इंटू डॉट डॉट nk फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपका टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास कॉम्बिनेशन के जो नियम कानून परमुटेशन के जो नियम कानून हैं वो इस तरीके से रहेंगे। अब हमारे पास जो आते हैं वो कॉम्बिनेशन के नियम कानून आते हैं। कॉम्बिनेशन के नियम कानून क्या हैं कि कॉम्बिनेशन में हम यहाँ पे देखेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये बी है कॉम्बिनेशन। इसको यहाँ पे परमुटेशन को क्रम से चयन कहा जाता है, यहाँ कॉम्बिनेशन को संचय कहा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग संचय लिखते हैं, ठीक है। संचय में मतलब क्या है कि कॉम्बिनेशन में हम क्रम का ध्यान नहीं रखते हैं, हमारे लिए पहला दूसरा स्टूडेंट या दूसरा पहला स्टूडेंट जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन की हम बात करें, इसमें लिखेंगे इफ वी हैव n objects and we select r objects, ध्यान में रखिएगा। इसी टाइप की चीजें तो हम यहाँ भी लिखे थे, ठीक है। n ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं और उसमें से हम r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कैसे? विदाउट कंसिडरिंग ऑर्डर, विदाउट कंसीडरिंग ऑर्डर, ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस इज NCR, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, NCR बराबर क्या हो जाता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब अगर देखें हमारे पास NCR NPR में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास NPR लिखा था, कहाँ पे, यहाँ पे। NPR का मान n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल को NPR लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, NCR इज इक्वल टू 1 अपॉन r फैक्टोरियल इंटू NPR, अरे यार NPR। और अगर यहीं पर हम निकालना चाहें NPR इज इक्वल टू, तो ये r फैक्टोरियल इंटू NCR। ये आपका एक रिलेशन होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, कई बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन के नियम कानून।
और अब इस पे हमें लोग एक ठो एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि 4 आदमी हैं, कोई ग्रुप है हमारे पास, एग्जांपल कि we have 4 men and 6 women, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास अगर हमारे पास 4 आदमी और 6 औरत हैं, तो इसमें लिखा जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ किस चीज़ का, कि अगर हमारे पास कोई कमेटी बनानी हो, फाइंड द नंबर ऑफ कमेटीज of 3 members out of which 1 is woman and 2 are men, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे क्या करेंगे कि हमारे पास कितनी कमेटी बनानी है, 3 कमेटी बनानी है, 3 मेंबर की कमेटी बनानी है और टोटल लोग हमारे पास कितने हैं, 10, ठीक है। ऐसे हम बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी में भी ऐसे एक बॉक्स खींचिएगा, 4 men 6 women। अब इसमें से हमें क्या करना है, हमें 3 मेंबर की कमेटी बनानी है, जिसमें से एक यहाँ पर क्या हो, वोमेन हो, और यहाँ पर 2 मेन हो, ठीक है। तो जो 2 मेन है यहाँ से आएंगे, 4 में से 2 मेन यहाँ पे आएंगे, ऐसा नहीं कि 6 वोमेन में से 2 मेन तो निकलेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6 वोमेन है, 4 मेन है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 4 में से 2 आएगा, 4C2 इंटू 6C1, ये ऐसे लिखा जाता है। 3 मेंबर की हमें कमेटी बनानी है, तो 4 में से 2 आ जाए, और का मतलब हमेशा प्रोबेबिलिटी में इंटरसेक्शन होता है या गुणा होता है, ठीक है। और का मतलब जैसे ए और बी, जैसे जब हम सेट थ्योरम बताए हैं, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए में भी जो एलिमेंट हो और बी में भी जो एलिमेंट हो, तो एक शब्द लग रहा ना, और तो वही चीज़ है कि 2 आदमी है, तो 4 में से 2 आदमी और 6 में से 1 औरत, ठीक है। तो इसी को सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा, कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 गुणे 6 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, 36, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के नियम कानून जो हमारे प्रोबेबिलिटी में यूज होने वाले हैं। अगर और कोई नियम कानून कहीं पे आएगा तो हम उसको वहाँ पे चर्चा कर लेंगे, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का काफ़ी जो टॉपिक है लंबा है, कंप्लीट परमुटेशन कॉम्बिनेशन के यहाँ हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, जितना प्रोबेबिलिटी में है उतना हम चर्चा कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आप लोग, अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक बार हमें कॉल कर लीजिएगा, ये हमारा नंबर है, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। और उसके बाद आप लोग एक बार कोशिश करिए कि जो इंटरमीडिएट में आप पढ़े हैं अलजेब्रा में, उसको आप रिवाइज करिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब अगली क्लास से हम लोग प्रोबेबिलिटी थियरी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लासिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्टैटिस्टिकल, और फिर उसके बाद जो तीसरी प्रोबेबिलिटी है एक्सियोमेट्रिक जिसको कहते हैं, तो उसको हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। ये L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव ए नाइस डे।